नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज बांग्लादेश के तख्ता पलट पर इसका हिंदुस्तान पर, भारतीयों पर कितना असर पड़ेगा वो भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भारत के पड़ोस में आज एक बार फिर तख्ता पलट हो गया है, लेकिन इस बार खबर पाकिस्तान से नहीं आई है व्यूअर्स, बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। 15 साल से बांग्लादेश की कमान संभाल रही शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आज अचानक दोपहर आई और दोपहर 2:30 बजे उन्होंने ढाका से उड़ान भी भर ली। इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास पर घुस गए। कोई वहां बिस्तर पर लेटा हुआ था तो कोई वहां खाना खाता दिख रहा था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जिसके हाथ जो लगा उसने उस चीज को अपने कब्जे में ले लिया, यानी लूटपाट हुई बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के आवास पर। इतना ही नहीं, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के स्टैचू के साथ भी तोड़ फोड़ की गई। दूसरी ओर शेख हसीना बांग्लादेश वायुसेना के विमान से शाम 5:36 पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन बेस पहुंच गई। बांग्लादेश में हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 30% आरक्षण देने के खिलाफ है, विरोध कर रहे हैं। 1972 से बांग्लादेश में यह आरक्षण लागू था, लेकिन 2018 में इसे सरकार ने खत्म कर दिया था। लेकिन इसी साल जून में हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया, अर्थात लागू कर दिया। इसके बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए व्यूअर्स। हालांकि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट जरूर दिया, लेकिन तब तक आरक्षण विरोधी प्रदर्शन सरकार विरोधी प्रदर्शन का रूप ले चुका था। इस दौरान 300 से 400 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे वहां के विपक्ष और आईएसआई का भी एक बड़ा हाथ है, यानी पाकिस्तानी का बड़ा हाथ है। बांग्लादेश की मजबूत स्थिति भारत के लिए, मौजूदा स्थिति अब भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती यानी चैलेंज बन गई है। वहां जारी हिंसा की वजह से आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में घुसपैठ और शरणार्थी संकट देश में भी पैदा हो सकता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो यहां तक कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता है, कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। कुछ खबरें भी ऐसी आ रही हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारत को अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के मोर्चे पर भी सतर्क रहना होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं राहुल गांधी। इस समय की बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हालात पर बात करी है। बड़ी खबर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और बांग्लादेश के हालात पर मिलने पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी। मैं बता दूं आपको, शेख हसीना के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और गांधी परिवार दोनों के साथ बहुत अच्छे माने जाते हैं। यह अपने आप में बड़ी खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने पहुंचे इस समय राहुल गांधी, ये बड़ी खबर है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। और कई जगहों पर हिंसा है, लेकिन सुप्रसिद्ध विश्लेषण जिसका आपको इंतजार रहता है, बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम का विश्लेषण। ये आपको विश्लेषण बता देगा कि बांग्लादेश में आखिरकार हुआ क्या है। 15 जुलाई से यह घटना शुरू होती है। 15 जुलाई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आरक्षण का विरोध, करीब 300 लोग घायल होते हैं। यह बहुत अहम तारीख है बांग्लादेश के इतिहास में आपके लिए। 17 जुलाई 2024 प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा कर देती है वो। लेकिन 21 जुलाई आते आते सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया।
23 जुलाई आते आते सरकार ने बदलाव से जुड़ा बिल पास किया, जिसे प्रदर्शनकारियों ने ठुकरा दिया। और इसमें आईएसआई यानी पाकिस्तान का और शेख हसीना के विरोधियों का हाथ माना जा रहा है। 26 जुलाई की घटना बहुत बड़ी है। देखिए 23 जुलाई को यह होता है, प्रदर्शनकारी ठुकराते हैं, और 26 जुलाई को क्या होता है? 26 जुलाई को विपक्षी बीएनपी ने सरकार को हटाने का ऐलान कर दिया। अब यहां से दिक्कतें खड़ी होती है, यानी ये सब कुछ क्या प्री प्लान था? हाई कोर्ट फैसला देता है बांग्लादेश का, ये भी प्री प्लान था, देश को स्टेबलाइज करने, डिस्टेबलाइज करने के लिए, हिलाने के लिए बांग्लादेश को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले को पलट देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। और 26 जुलाई के बाद 4 अगस्त आता है, हिंसा में करीब 100 लोगों की और मौत हो जाती है, पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है। लेकिन 5 अगस्त तक 45 मिनट का अल्टीमेटम मिलता है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को, और वो इस्तीफा देकर देश छोड़ देती है। और इस समय वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे मौजूद है। ये बड़ी खबर है, हिंडन एयरबेस पे मौजूद है। मेरे साथ ये क्या बड़ा पैनल है इसमें बात करने के लिए। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के जाने माने नेता है, बांग्लादेश को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने पॉलिटिकल जानकार है, सोशल जानकार है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय सोई है, उनका भी अभिनंदन है। मैं डिफेंस एक्सपर्ट, उनका भी अभिनंदन है। सोई साहब, इस समय शुरुआत आपसे करता हूं। आपसे मेरा पहला सवाल है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, खबर यह आ रही है कि वहां पर जो उपद्रवी हैं उन्होंने हिंसात्मक रूप भी ले लिया है, और खबर यह भी आ रही है कि वहां हिंदूज को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके मायने क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो इस समय जो हालात हैं, मेरे हिसाब से ये कट्टरवाद वर्सेस धर्मनिरपेक्ष जो है, क्योंकि अवामी लीग काफी हद तक एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के तौर पर निकल के आई थी, और ये कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए एक जो कट्टरवादी लोग थे वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और कहीं ना कहीं कोई इशू ढूंढ रहे थे। ये अभी खबर पूरी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो सेना के चीफ हैं, जब उनके निकलने के बाद जो उन्होंने उनका बयान आया है, जो एड्रेस आया है, मेरे हिसाब से बड़ा मैच्योर एड्रेस है कि उन्होंने कहा है कि अभी हम इंटरिम सरकार बनाने की बातचीत कर रहे हैं, और इंटरिम सरकार में जो नाम निकल के आ रहे हैं वो काफी न्यूट्रल टाइप नाम है, नॉन पॉलिटिकल नाम है। और जो कोशिश उन्होंने अपील किया लोगों से शांति की, तो जहां तक देखा जाए तो ये जिस प्रकार से वो अभी देश छोड़ के चली गई हैं, इस्तीफा दे दिया है, तो जो उनका एक मेन मुद्दा था वो शायद कहीं ना कहीं हल हुआ है। तो कुछ ना कुछ जैसे आग के ऊपर पानी पड़ता है, उस तरह की बात है। लेकिन अभी तक खबर ये है कि अभी तक पूरी तरह से कोई उसमें कमी नहीं आई है हिंसा में, और संसद में घुस गए, कई जगह अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें निकल के आती हैं। एक तो जो आवामी लीग है और जो माइनॉरिटी है, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, क्या वो बड़ी संख्या में उनको सुरक्षा के लिए जी, भारत की तरफ लेकिन पलायन एक करेंगे। एक 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 पॉइंट ये भी है कि आर्मी वहां पर एक फ्री हैंड देना चाहती है पब्लिक को, जिससे वो अपना गुस्सा उतार दे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पे घुस गए हैं लोग। अगर हम देखें तो शेख हसीना के घर में लोग घुस गए हैं, वहां पर गृह मंत्री का घर अटैक कर दिया गया है, यानी आर्मी भी फ्री हैंड देना चाहती है। देखिए, जहां पर जो सिचुएशन ऐसी लग रही है, मुझे लग रहा है कि वो आर्मी के काबू में ही नहीं है, कि इतने लाखों लोग जब आ गए हैं तो एक बड़ी धर्म असमंजस वाली बात आ जाती है कि क्या करें ऐसे में। अगर वो गोलियां चलाते हैं तो काफी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी होते हैं, जो फिर एक बड़ा इशू बन जाते हैं। जैसे 300 लोग मारे गए, तो ये एक बड़ा इशू था जी जिसके जी, लिए लॉन्ग मार्च किया गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक इंटेलिजेंस फेलियर बड़ी नजर खबर आता आ है। रही है, बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में वहां के गृह मंत्री के घर पे अटैक हो गया है। प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के घर में घुस गए, इस समय की यह बड़ी खबर है। और पीएम आवास के बाहर अभी भी प्रदर्शनकारी मौजूद है और बड़ी संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। यह अपने आप में बड़ी खबर है, यानी कुल मिलाकर स्थितियां जो है वो बेकाबू हो गई है बांग्लादेश के अंदर। होम मिनिस्टर के घर की तस्वीरें देख सकते हैं आप, प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां पर अक़लियतों को, जो कि वहां की अक़लियतें हैं, जैसे हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है, वहां पर उनको टारगेट किया जा रहा है। रिजवान अहमद, क्या आपको लगता है शेख हसीना की विदाई भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है? क्योंकि कुछ नेता तो दावा कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि वहां पे प्राइम टारगेट अब अक़लियतें हो जाएंगी अगर ऐसे ही आसार चलते रहे तो।
वहां की अकलियतें? जी शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। जी शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। देखिए, जितना मैंने बांग्लादेश को पढ़ा है, 71 से पहले वहाँ पे 24-25% हिंदू आबादी थी। 71 की एट्रॉसिटीज़ के बाद ये आबादी घट के करीबन 17-18% रह गई। और अमित जी, उसके बाद अभी तक ये आबादी घटती ही रही है और घटते घटते ये 8-9% पर पहुँच गई है। और जब भी अक़लियत की हम बात करते हैं, हम सबका ध्यान पाकिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन जिसने बांग्लादेश का पढ़ा होगा, वहाँ के अक़लियत पर मशैटी अटैक्स पड़े होंगे, जिस तरह से अक़लियत के इंटेलेक्चुअल्स को वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया है। तो शेख हसीना ने पिछले 15 साल में कुछ ऐसा बांग्लादेश में किया नहीं। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। ब्रिटेन ने शरण देने से फिलहाल मना कर दिया है शेख हसीना को। अगर ब्रिटेन ने शरण नहीं दी तो यह सूत्रों के हवाले से खबर है, फिनलैंड के लिए शेख हसीना ट्राई करेंगी कि फिनलैंड उनको शरण दे दे, स्विट्जरलैंड उनको शरण दे दे, लेकिन ब्रिटेन अभी तक राजी नहीं हुआ है। ब्रिटेन राजी नहीं हुआ है। शेख हसीना इस समय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मौजूद है, इंडियन एयरबेस में। हालांकि उनके परिवार का एक बड़ा वर्ग भारत में रहता है, यह भी खबर है, हम आपको बता दें। एक बड़ा वर्ग उनके परिवार का रहता है भारत के अंदर, लेकिन फिनलैंड स्विट्जरलैंड की ओर रुख कर सकती हैं अगर वहां पे शरण मिलती है। यह बड़ा अपडेट है इस समय। ये अपने आप में, मैं वापस आता हूं सोई साहब आपके पास, अगर ऐसे हालात होते हैं तो ट्रैप हो गई है शेख हसीना। भारत, वो क्या आज भारत उनको शरण दे सकता है, चाहे एक दिन की दे, या नहीं दे पाएगा? ये मेरे से है ना सवाल? जी बिल्कुल सर। जी जी जी, ऐसा है कि देखिए, भारत में तो आ गई हैं, उन्होंने शरण है या नहीं, क्योंकि पहले भी भारत के जो संबंध रहे हैं उनके साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और भारत ने जब ये झगड़े चल रहे थे, जब ये आंदोलन चल रहा था, तो भारत ने एक तरह से अपना निष्पक्ष रोल रखा था कि मेजर जनरल संजय सोई, मेरा आपसे प्रश्न ये है सर कि क्या ऐसी कंडीशन में वो भारत में 2 रातें 3 रातें बिता सकती हैं, 2-3 दिन बिता सकती हैं, या उनको आज मूव करना पड़ेगा? मेरा सवाल ये है। नहीं, ऐसा नहीं, जिस प्रकार से भारत के संबंध बिल्कुल बिताएंगी। अगर कोई ऐसी बात होती है, जब तक कहीं ना कहीं आगे उनको रास्ता नहीं मिलता है, तो यहाँ पर उन्हें सुरक्षित आवास दिया जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है, और उनको रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। और बाद में जो जैसे उनको कहीं पर भी यूरोप में जगह मिलती है, जहां पर शरण मिलती है, फिर वो वहां जाएंगी। अगर, क्योंकि इस समय में जो देखिए सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इनको जहाज दिया निकलने के लिए, एक सेफ पैसेज दिया गया है। और भारत में अगर आई है तो क्योंकि भारत नियरेस्ट देश था, सबसे पास वाला देश था, जहां पे शरण ली इन्होंने, और जहां पर इनको भरोसा था कि इनके साथ ये सुरक्षित रहेंगी। और एक हमारे संबंध भी बांग्लादेश नहीं के नहीं, साथ इसमें है कोई कंटिन्यूटी के संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय ये बड़ा अपडेट है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एस जयशंकर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एस जयशंकर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, अब वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। यानी भारत के अंदर भी संवाद इसको लेकर हो रहा है। भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं शेख हसीना के साथ, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस के शासन रहा हो। गांधी परिवार के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं शेख हसीना के साथ। रिजवान अहमद, आप अपनी बात को कह रहे थे। जी, मैं अपनी इतनी बस बात कहूँगा, मुझे ये नहीं पता कि बाकी पैनलिस्ट कितना सहमत होंगे। जितना 5-6 साल में मैंने शेख हसीना का बिहेवियर देखा, भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भी चाइना के पास जा रहा था, चिकन नेक के पास का, वापस भारत के पास आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता मेरी बात से लोग कितना एग्री करेंगे। मैंने ये ऑब्जर्व किया अमित जी कि शेख हसीना पिछले 5 साल में 2 नाव की सवारी कर रही थी, और यही रीजन है जो आज बांग्लादेश का ये हाल है। कभी वो भारत से कह रही थी कि भारत भी BRI का मेंबर बन जाए, अगर आप पिछले डॉक्यूमेंट्स उठा के देखिए, वो भारत को एडवाइस कर रही थी कि भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, भारत चाइना पे भरोसा करे। कभी वो BRI की मेंबर बन जाती हैं, कभी वो लोन लेने चाइना पहुंच जाती हैं, कभी वो क्वाड की मेंबर बनने के लिए अमेरिका के साथ मीटिंग करने लगती हैं, कभी वो मोदी जी को भी खुश करने की सोचती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से और चाइना के इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मेरे हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहा था,
जितना मैं 5 साल में बांग्लादेश को बिहेव करते हुए देख पॉलिसी रहा की वजह था। से उनका डिबैकल नहीं हुआ है, ये डिबैकल हुआ है कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया। लेकिन आज सवाल ये नहीं, होता है नहीं, कि हाई नहीं, कोर्ट नहीं, ने नहीं, निर्णय नहीं, लिया, एक उसके बाद मिनट, ऑपोजिशन 30 पार्टीज ने सेकंड, चढ़ाई 30 कर दी एक तरह से। लेकिन बड़ी नहीं, खबर, नहीं, 30 बीजेपी सेकंड, नेता 30 शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा बयान, बांग्लादेश में अब हिंदू खतरे में आ गए हैं। यह कहा है 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है, 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है। शुवेंदु अधिकारी का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गवर्नर को तत्काल प्रभाव से बात करनी चाहिए, सेंटर से, यह कहा है शुवेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ हिंदू इस समय दरकार लगा के खड़ा हुआ है लाइन से कि वो भारत आ सके। ऐसे में क्या करना होगा, ये अपने आप में बहुत टिकली सिचुएशन है भारत के लिए। इसीलिए शायद एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। रिजवान अहमद और मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुत जाने माने और पढ़े लिखे हैं। विवेक मेरे साथ है। विवेक, 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है, उनकी जान को खतरा है। लगातार रिपोर्ट आ रही थी कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्राइम टारगेट पे हिंदूज है। देखिए, सबसे पहली चीज है, जुलाई 22 को एक ऐसी खबर थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट सेक्रेटरी उल्टा कह रहे थे बांग्लादेश की सरकार को कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप अलाउ नहीं कर रही हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अमेरिका का स्टैंड जो प्रेजेंट सरकार थी शेख हसीना की, उसके खिलाफ था। ये बड़ी क्लियर सी बात थी। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको ये लग रहा था कि शेख हसीना इज ट्राइंग टू गेट टू क्लोज टू द चाइनीज। ये तो एक फॉरेन और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है। दूसरा, आज की बात है कि वहाँ जो फौजी चीफ वकारुज्जमान साहब ने जब टेक ओवर किया, इंटरिम सरकार बनाई, तो सबसे पहले पैसिफाई करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को यही बोला कि जितने लड़के मारे गए हैं उनको जिसने मारा है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब आप अपने देश में युवाओं को मैनेज नहीं कर पाते, इकोनॉमिक्स मैनेज नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार पहले श्रीलंका में ये चीज़ हो चुकी है, वहाँ के नेताओं को भागना पड़ा, और आज यहाँ। और मेरे ख्याल से इंडिया को हमारे क्या रिश्ते थे शेख हसीना से, क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता। हमारे रिश्ते बांग्लादेश से होने चाहिए, ना कि शेख हसीना से। इन केस वहाँ पे एक डिफरेंट स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है जो शेख हसीना को एक्नॉलेज नहीं करती है, नहीं दी, हमें उनको शरण फिलहाल नहीं देनी चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। मेरा मुझे लगता है वेट एंड वॉच ही हो रहा है, शरण तो नहीं दी गई है, अभी तक ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है। नहीं, यू हैव अलाउड हर। वहां का जो आवाम है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, हिंदुस्तान उसको क्या मैसेज दे रहा है कि आपने उसको वहां से भगाया, आप उससे खुश नहीं थे, आपने प्रोटेस्ट किया, नई सरकार बन रही है, लेकिन हम चैंपियन हैं, हम उसको आने देंगे, हम उसको शरण देंगे। ये मैसेज अगर हमने बांग्लादेश की आवाम को दिया तो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डिजास्टर है, ये नहीं देना चाहिए। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। पहला अपडेट, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले हैं एनएसए अजीत डोवाल। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, शेख हसीना से मिलकर हिंडन एयरबेस से निकल गए हैं अजीत डोवाल, यानी उनको नई दिल्ली में एंट्री नहीं दी, हिंडन एयरबेस पे ही मुलाकात करी है। ये तस्वीरें हिंडन एयरबेस की हैं और हिंडन एयरबेस पे इस समय मीडिया बाहर सिर्फ अलाउड है, अंदर की तरफ अलाउड नहीं है। ये इस समय की बड़ी खबर है। और सामान्य तौर पर एयरफोर्स का वो बेस है, इसलिए वहां पर सामान्य तौर पर भी यही घटनाक्रम रहता है। लेकिन ये आप एक बड़ा अपडेट, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, एक बड़ा एंगल दे रहे हैं। ये तस्वीरें हिंडन एयरबेस की हैं। ये मेरे साथ यहाँ पर कई सारे मेहमान हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन एक सेकेंड, जो बात विवेक ने बोली है उसके क्या मायने हैं रिजवान अहमद? जी देखिए, कुछ हद तक मैं विवेक जी की बात सर बहुत कम सहमत होता हूं, आज सहमत हूं। और आज जो उन्होंने कहा प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, आप इनकी इकोनॉमी देखिए, इनकी आर्मी देखिए, इनकी इवन एजुकेशन में देखिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, पोर्ट्स में देखिए, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो हालात हैं इसके पीछे फॉरेन पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे आईएसआई भी है, फंडामेंटलिस्ट भी हैं और चाइना का हाथ है। क्योंकि चाइना चाहता है कि जिस कंट्री में भी मेरी बीआरआई बने वो कंट्री मेरी गोद में बैठे, और यही सोच के चाइना ने इनके देश में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अब इनको दोनों नाव में पैर रखना था, इन्हें चाइना को भी खुश करना है और भारत को भी खुश करना है। $5 बिलियन लेने ये चाइना गई,
वहां गई, वहां से डॉलर लेके आ रही हैं, इंडिया को तीस्ता का प्रोजेक्ट दे रही हैं। तो कुल मिला के इन्होंने बांग्लादेश को मेरे साथ मजार खान जुड़ रहे हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन की वन वजह से। सेकंड, मेरे साथ मजार खान है, बांग्लादेश से हैं, पत्रकार हैं। मजार खान, एग्जैक्टली स्थिति क्या है? शेख हसीना इस समय भारत के अंदर है और एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ये जानकारी है। लेकिन ये हालात बद से बदतर क्यों हो गए बांग्लादेश के अंदर, और यहां से अब स्थिति कहां जाती हुई दिखती है? मिस्टर खान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं ये कहना चाहता हूं कि protest was very neutral and very much straightforward. That students जो हैं उनकी डिमांड थे कि उनकी जो कोटा सिस्टम है नौकरी के वास्ते और यूनिवर्सिटी एजुकेशन और अदर सेक्शन पे वो कोटा रद्द किया जाए। वेरी इनोसेंट डिमांड वाज दैट। अगर गवर्नमेंट पहले से ये डिमांड पूरे थे और कोर्ट की जो राय के लिए, हाई कोर्ट के राय के लिए वो वेट कर रहे थे, वो अगर आगे हो जाते तो फिर ये बात इतने दूर तक नहीं आता। और आपको तो पता ही होता है कि जहां भी लेकिन मजार खान ये भी था कि विपक्ष ने बहुत प्रोवोकेट किया वहां पे बच्चों को, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंडीशन खराब हो गई। आज की दुनिया पे आपको तो सोशल मीडिया के जो हालत है, र्यूमर बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी एवं और ज्यादा फैलता है। मतलब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने में झूठ जल्दी जब फैलता है। हाँ, ये झूठ के सहारे कुछ लोग झूठ के आड़ में आके ये जो न्यूट्रल डिमांड था स्टूडेंट का, इस डिमांड के ऊपर आके सवार हो गया और इसी बहाने ये लोग जो तोड़फोड़ हुआ, दैट वाज नॉट नेसेसरी। और पुलिस ने जो फायरिंग की वो भी दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। वेरी सिंपल इश्यूज था। 16 साल गवर्नमेंट लगातार 16 साल वो आवामी लीग गवर्नमेंट पोजीशन पे था। एक महीने की एक प्रोटेस्ट ने न्यूट्रल प्रोटेस्ट ने सरकार गिरा दिया। तो इसके पीछे तो कोई ना कोई है, इसके पीछे तो कोई ना कोई है। और आईएसआई का बड़ा हाथ, आईएसआई की स्क्रिप्ट मानी जा रही है ये पूरी, ये भी एक व्यू है, आईएसआई की स्क्रिप्ट है। और क्या वहां पर आप खान साहब बता सकते हैं क्या वहां हिंदूज और क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जा रहा है जिस तरह की खबरें आ रही हैं? आपको जो खबरें मिल रहे हैं वो भी थोड़ी देर पहले तो हमने बोला था कि र्यूमर के जमाना है अब, सोशल नेटवर्क पे र्यूमर की जमाना। यह तो आवामी लीग जो है ना, वो भी तो मुस्लिम है, उनके घर पे तो हमला हो रहे हैं। होम मिनिस्टर जो था कमाल, उनके घर को आग लगा दिया गया। ठीक है, एक जैसे एक जेल था शेरपुर पे, 500 कैदी वो निकल पड़ी कारागार को क्या बोलते हैं, जेल से। सो नॉट ओनली मुस्लिम, इफ यू सी दैट जो आपकी सिचुएशन खराब करना चाहता है वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन किसी को भी नहीं छोड़ेगा ना, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो खबर आ रही है इस समय हिंदुस्तान के पास कि वहां से कई हिंदू वहां से पलायन करना चाहते हैं और हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? जो अब इस समय अपडेट आ रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए, ये सोचने वाली बात होगी। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आया। किदवई साहब, हिंदू देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे बहुत सारे को पैनलिस्ट बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि शेख हसीना उसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई बोल रहा है कि वहाँ पर जो हालात चल रहे थे वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, एक बहुत अच्छा शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। जी, मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा। तेरा राहजनों से था वास्ता, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अल्टीमेटली ओनस जो है वो लीडर को लेना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि रिजवान भाई अभी कह रहे थे कि इनकी फॉरेन पॉलिसीज जो हैं
वो बेसिकली जिम्मेदार हैं जी। तो हमारा ये मानना है कि फॉरेन पॉलिसीज जो शेख हसीना की थी भाई, उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाई, वो उनके रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं झलक रहा था। चाहे वो आप उनकी पर कैपिटा इनकम की बात कर लीजिए, चाहे उनकी एक्सपोर्ट्स की बात कर लीजिए, और चाहे तो उनकी जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए। आज से 6 महीने तक बांग्लादेश जो है एक प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन क्या है कि अब आप देखिए कि यहां पर से एक लेसन क्या है अमीश जी, जो लेसन कहीं भी कुछ होता है ना, एक कि अगर मान लिया कोई बिल्कुल सीखना इंसिडेंट चाहिए होता है कहीं तो पर उससे हम सीख सकते जी, हैं। अच्छा पॉइंट है। लेसन ये है कि 2009 में जो शेख हसीना साहिबा थी वो एक थंपिंग मेजॉरिटी से आई और पूरे बांग्लादेश ने उनके ऊपर बहुत एतबार किया और पूरे देश की कमान उनके हाथ में दी। लेकिन उसके बाद में जब अमीश जी बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए तो विपक्ष ने उनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए, और यह भी सवाल उठाया कि इलेक्शंस में जो थी वो रिगिंग हुई थी और काफी एलिगेशंस थे। और तीसरे इलेक्शन में अमीश जी क्या हुआ कि वहां पर अनअपोज एक तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना वहां पर पूरी सत्ता पर वो काबिज हो गई, और आज आप रिजल्ट देखिए कि क्या है। तो सीख किसके लिए है ये? सीख पूरी दुनिया के लिए है, सीख आपके लिए भी है, सीख हमारे लिए भी है। और आप क्या सीख क्या है मैं आपको बताऊं, देखिए देखिए 1900 अगर हम भारत की बात करें तो 1947 के बाद से कई बार यह कहा गया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और लेकिन हुआ क्या कि कई बार हिचकोले लेने के बाद भारत ने यह पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर कहीं लोकतांत्रिक चेतना मजबूत है तो वो भारत की मजबूत है। चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हुआ हो, इमरजेंसी के टाइम में भी लोकतंत्र को खतरा आया, मैं यहां पर बैठ करके बोल रहा हूं आया, लेकिन भारत ने उसको झेला, और 2014 के बाद से खतरा नहीं आया, लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया था। और 2000 के लिए कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी जी ने 2014 जिसके साथ आपका अलायंस है। 2014 के बाद जो भी लोकतांत्रिक खतरे इस देश में आए, लेकिन इस देश के लोगों ने डट करके, यहां के विपक्ष ने डट करके 2014 के बाद से कई ऐसे मौके आए जहां पर हमको लगा कि लोकतांत्रिक वैल्यूज पर, लोकतांत्रिक चेतना पर खतरा है, लेकिन फिर भी विपक्ष ने, भारत की जनता ने, आपने, हमने 2014 के बाद कब ऐसा मौका आया जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खतरा होने लग गया? बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं, बांग्लादेश आपने बोला सीख लेने के लिए 2014 के बाद भी ऐसे खतरा आया। कब आया? 2014 के बाद खतरा बताइए। माय माउथ। नहीं, आपने खुद ही बोला। बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। खतरा तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने, चंडीगढ़ में इलेक्शंस हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बात करते हैं सर? वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स अ मर्डर ऑफ चंडीगढ़ का डेमोक्रेसी मामला था, सुप्रीम कोर्ट आप मतलब पेटी पॉलिटिक्स के लिए चंडीगढ़ के अंदर एक आदमी अगर गलत कर रहा था जिस पे कार्रवाई हो गई, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं इस पूरी घटना के साथ? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हमको जो है हर चीज में छोटा या बड़ा लेसन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आज भी बोल रहा हूं कि लोकतांत्रिक चेतना पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मजबूत है तो लोकतांत्रिक चेतना इस देश की मरी थी, इस देश की लोकतांत्रिक चेतना को मारा गया था। कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, लोकतांत्रिक चेतना को ध्वस्त कर दिया गया था। वो थी लोकतंत्र की हत्या। नहीं, अब सुनना पड़ेगा सर, लोकतंत्र की हत्या कब थी? और अब 2014 की बात करते हैं। मतलब 2014 के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ देश का प्रधानमंत्री आता है, आप कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है 2014 के बाद। कमाल की बात है। मतलब आपकी चॉइस का प्रधानमंत्री नहीं आ रहा तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आप 2014 के बाद, मतलब ये आपको लगता है कि मोदी के आने से लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये गाना आपने 2019 में भी गाया, चुनाव हुआ 2024 के अंदर, आपकी पार्टी की 37 सीटें आई उत्तर प्रदेश के अंदर, बीजेपी की 33 आई। लोकतंत्र जिंदा हुआ या लोकतंत्र कब्र में चला गया? जवाब दीजिए इस बात का किदवई साहब। अमीश जी, मैं फिर वही बोल रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी की 37 सीटें आई 2014 के बाद, 2024 के अंदर लोकतंत्र जिंदा हुआ या लोकतंत्र कब्र में चला गया? जवाब दे। बंगाल के अंदर बीजेपी चुनाव हारी, ममता बनर्जी चुनाव जीती, लोकतंत्र जिंदा हुआ, लोकतंत्र कब्र में चला गया। अमीश जी, बताइए। अमीश जी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत का विपक्ष, भारत की जनता इस बात की गारंटी है कि जब जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, भारत का विपक्ष खड़ा होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े होंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं आपके चैनल पर। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। यू मेड योर पॉइंट। रिजवान अहमद, देखिए कितने अफसोस की बात है जब हम लोग चैनल पर बैठे बांग्लादेश की स्थिति पर अपना अपना ओपिनियन देने के लिए, और किदवाई साहब ने यहां पर समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। क्या हम चुनाव प्रचार के लिए बैठे हैं जनाब? यहां पर नहीं बैठे हैं ना। तो अब मेरे एक सीधे से सवाल का बस आप जवाब दीजिए। बांग्लादेश में इस समय अकलियत खतरे में है, हमेशा से खतरे में थी, अब और भी खतरे में है।
आप क्या इस मंच पर बैठ के बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारत को अपनी यहां पनाह देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को क्या आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ हैं? रिजवान भाई, देखिए रिजवान भाई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पार्ट लेने के लिए फौरन जो है आप समाजवादी पार्टी का यहां प्रचार बताने लगे। अरे रिजवान भाई, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? पहली बात, उन्होंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया। मतलब अगर नाम लिया हो तो आप कोट करिए प्लीज। नहीं, मैंने तो सीधे किसी का सीधे वो नाम भी कह रहे नहीं हैं कि लिया। समाजवादी पार्टी का हम प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो समाजवादी कर रहे हैं। पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने की पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का मैं पक्ष रखूंगा। लेकिन रिजवान भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, किदवाई साहब, प्लीज आप पूरा कंप्लीट नहीं करने दे रहे। आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। एक मिनट, ये बताइए, अमित ये जी, 30 बांग्लादेश सेकंड। के अंदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की एंट्री कैसे हो गई? ये नहीं, मुझे समझ अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की एंट्री तो रिजवान भाई ने करा दी। नहीं, उन्होंने तो मैं नाम भी बोल ही नहीं नहीं लिया। रहा था। उन्होंने तो नाम मैंने भी नहीं तो लिया। अपना अमीर जी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बोला, और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि लोकतांत्रिक चेतना पूरे देश में और लोकतांत्रिक वैल्यूज पूरे देश, पूरे संसार में अगर सही कहीं सबसे ज्यादा मजबूत थी, हैं और रहेंगी, तो वो भारत है। ठीक है रिजवान अमित जी 30 सेकंड। हाँ 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमित जी, मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं, किदवाई भाई, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? रिजवान भाई, लीगल तरह से जो भी शरणार्थी आ रहा हो और जो भी शरणार्थी परेशान है, अगर भारत सरकार उसको शरण देना चाहती है, फैसिलिटेट करना चाहती है, तो दे भाई। हम लोग तो समाजवादी पार्टी का जन्म नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना की लड़ाई को लड़ते हुए हुआ है। हमने हमेशा दबे कुचलों की बात की है, तो हम तो दबे कुचलों की बात कर रहे हैं। जो परेशान है उसको जाहिर सी बात है, परेशानी के दौर में अगर उसको परेशानी में मदद की जा रही है तो उसमें हमें क्या उसमें आपत्ति हो सकती है? अमित जी एक मिनट, अमित जी 30 सेकंड। जी बोलिए। अमित जी, बांग्लादेश में सब परेशान हैं, लेकिन उन परेशानों में से एक ऐसा परेशान है जो 50 साल में 22% से 8% पर आ गया, वो है बांग्लादेशी हिंदू। किदवाई साहब, इस स्थिति में क्या हिंदू शरणार्थियों को भारत को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को इतना जवाब दीजिए आप। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है वो छोड़िए। रिजवान भाई, ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए ना। आपकी राय क्या है हम अगर सरकार में होते और अगर प्रधानमंत्री जी हमारी राय लेंगे तो हम डेफिनेटली हम अपनी राय देंगे। भाई देखिए, ये फॉरेन पॉलिसीज के अमीश जी जो बताइए क्या राय है, बताइए। मसले होते हैं यहाँ पर। रिजवान भाई और हम फराज किदवाई बैठ करके बताइए ना राय क्या है। ये जो फॉरेन पॉलिसीज होती है, एक बड़ी खबर आ रही है, वहां पर एक न्यूज चैनल के दफ्तर पे भी हमला हो गया है, एक बड़े ब्रॉडकास्टर पे भी हमला हुआ है, न्यूज चैनल पर भी हमला किया गया है बांग्लादेश के अंदर। यानी हम देख रहे हैं कि हालात वहां पर कैसे हैं। आप हर विषय पे अपनी राय लेकर रहे हैं। आपने बांग्लादेश को 2014 के साथ जोड़ दिया, आपने बांग्लादेश को बीजेपी की सरकार के साथ जोड़ दिया, एक सेकंड जोड़ने का प्रयास किया। और अब जब आपसे पूछेगा कि वहां पर अगर अकलियतों पर अटैक हो रहा है तो हिंदुओं का कोई और अगर देश है पूरे विश्व के अंदर तो जानकारी दीजिए। एक यही देश है या आपकी राय में कोई और है? क्योंकि इस्लामिक देश तो 56-57 है, हम डेमोक्रेटिक लेकिन देश हैं। क्रिश्चियन देश भी कई सारे हैं, ईसाई देश भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हिंदुओं का कोई मुल्क है पूरे विश्व के अंदर जहां हिंदू जा सके? सिखों का कोई मुल्क है? अमीर जी, मैं वही ये इसका जवाब दीजिएगा। अमीर जी, नहीं, मैं मानता हूं कि भारत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछिए, और अब तक के तो हेडलाइन आपके न्यूज चैनल पर चल जानी चाहिए थी कि बांग्लादेश से जो शरणार्थी हैं उनको भारत जो है वो शरण दे रहा है। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछने के बजाय आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं बोल रहा हूं कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। ये बोल रहा हूं कि पूरे संसार में भारत तो देखिए हमेशा से गिविंग हैंड्स रहा ही है। भारत का हाथ और बांग्लादेश का, बांग्लादेश का जो वक्त मामला हो तो उस पर आप बोलना चाहते हैं, सीए का मामला हो तो उस पर आप बोलना चाहते हैं, लेकिन इस पे नहीं बोलना चाहते। अमीर जी, मतलब ये बाय चॉइस है, ये बाय चॉइस है
या आप इसको आप इस पे असहज है बोलने की? मैं तो बिल्कुल खुल करके बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि खुलापन दिख नहीं रहा बांग्लादेश का जो एग्जिस्टेंस हुआ वो भारत की वजह से हुआ। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे वो हमेशा अच्छे रहे, लेकिन क्या है कि अब आप देखिए, भारत के संबंध नेपाल से खराब हो गए, भारत के संबंध मालदीव से खराब हो गए, भारत के संबंध म्यांमार से खराब हो गए, भारत के संबंध, खैर पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए, भूटान से खराब। भूटान भी आज की तारीख में टुवर्ड्स चाइना थोड़ा सा अपना स्टैंड ले रहा है। भारत के जो संबंध थे वो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भारत और बांग्लादेश ही एक ऐसा, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके ओके, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, देन विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद, प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान अहमद 30 सेकंड्स। देखिए रिजवान अहमद, लगता है आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर रागी, जवाब आपका। अमीश एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड। मैं इस बात से प्रोफेसर सहमत रागी, नहीं हूं। प्रोफेसर रागी 10 सेकंड मेरे को दे दें, मैं दूंगा आपको आगे। देखिए, प्रोफेसर रागी में क्यों पॉइंट? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर एक जिहाद चल रहा है और जो जमीयत इस्लाम है और बीएनपी पार्टी है वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स है। मजेदार बात है कि भारत के अंदर यूट्यूब चैनल पर चलने वाले पत्रकार और नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले पत्रकार आज लोकतंत्र का यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। चाइना में तियानमेन स्क्वायर पर जब छात्रों पर टैंक लगा करके उनको उड़ा दिया गया था, उस समय यहाँ के पत्रकार ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते थे। आज वहां पर एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे मालदीव का मामला हो, चाहे वो भूटान का मामला हो, चाहे वो नेपाल का मामला हो। नेपाल में भी तभी से गड़बड़ी होनी शुरू हुई जब नेपाल का हिंदू राष्ट्र का जो दर्जा है वो खत्म हुआ, उसका प्रकृति खत्म हुआ। नतीजा है कि पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिस्ट कंट्री थे, चाइना, अमेरिका, सबका इंटरवेंशन वहाँ पहले से ज़्यादा हो गया। मैं नेपाल से पूरे संपर्क में हूँ इस मामले को लेकर के। और आज एक ऐसी सरकार थी जो प्रो इंडियन थी, जो डेमोक्रेसी के पक्ष में थी, जो सेकुलरिज्म के पक्ष में थी। मजेदार बात है कि उस सरकार के तख्ता पलट होने पर खुशी भारत के वामपंथियों को हो रही है, भारत के इस्लामिस्टों को हो नहीं रही है। और एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ जाता हूं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही जगह की पैदाइश है, लेकिन पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, वहां पर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता है। ये भारत का हिंदू समाज है जिसके कारण इस देश का लोकतंत्र जिंदा है। जिस दिन मुस्लिम जनसंख्या हिंदू समाज कहां से आ गया? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की बात करो ना, बार बार हर चीज में हिंदू समाज क्यों ले आते हो? इस्लामिक समाज में लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, आप बोलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई जगह नहीं है। आज यदि अवामी लीग के खिलाफ यदि इस प्रकार की बातें हो रही है तो सिर्फ इसलिए कि वो प्रो इंडियन थी, वो प्रो रेडिकलिस्ट इस्लामिस्ट नहीं थी, वो एक बाइकॉट की सरकार थी। ठीक है, ओके। वो जिहादी लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश आर्मी के अंदर कोई हो, जिहादी नहीं है। भारत में जिस शेख हसीना को इतना डिफेंड कर रहे हो, बाइकॉट की सरकार थी। प्रोफेसर आगे विवेक कुछ कमेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर देखिए, जी, पहली चीज है, विवेक जी, बड़ी क्लियर सी बात है मेरे मित्र संगीत रागी, कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी कभार बोल दिया करो हिंदू समाज के बजाय, कि इस देश में BR अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है जो यहाँ के प्रजातंत्र को सुरक्षित रखता है। शेख हसीना की सरकार बाइकॉट की सरकार थी। प्रोफेसर आगे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए पहले, का दौर नहीं है। विवेक पहले बोलने का सेकंड को संभव नहीं करने देती है ये हाँ, BR अम्बेडकर। मैं बोल लूं 10 सेकंड, फिर आप बोलिए। पढ़ लीजिए माय थॉट्स। अरे भाई, मेरे को 10 सेकंड बोलने दीजिए आप। देखिए एक सेकंड प्रोफेसर आगे विषय पे बोले, और दूसरी बात है पहले विवेक जी बोल ले, अपनी बात को रख ले। मैं 10 सेकंड बोलूंगा सिर्फ, फिर रागी साहब बोल सकते हैं। मेरा कहना है शेख हसीना की सरकार पॉपुलर सरकार नहीं थी, चुनी हुई नहीं कही जा सकती। ऑपोजिशन ने उस इलेक्शन को बाइकॉट किया था, ऑपोजिशन त्रस्त था, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी डाउन जा रही थी, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी। दूसरा सवाल रिजवान साहब ने बोला कि भाई शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1 करोड़ हिंदू आने जा रहा है, तो हमारा देखिए, हम एक सेकुलर कंट्री है, हमारे लिए हिंदू और मुसलमान एक बराबर है। आपका एक पैमाना होना चाहिए सबके प्रति, चाहे हिंदू शरणार्थी हो चाहे रोहिंग्या, आपका नहीं रहा है कभी। और आप अगर आज चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे आवामी लीग और शेख हसीना के, तो आप इस इंटरिम सरकार और आने वाले बांग्लादेश का भारत के साथ जो रहा सा संबंध है वो भी आप समाप्त करेंगे।
तो ठीक ये है, हमारी रिजवान केंद्र रिजवान सरकार को रिजवान देखना रिजवान पड़ेगा रिजवान कि को फॉरेन बात नीति बोली आपकी है गई। क्या? रिजवान अहमद 20 सेकंड। रिजवान अहमद लगता है आवाज उन तक जा रही। प्रोफेसर रागी वांट्स टू मेक हिज पॉइंट। प्रोफेसर रागी, नहीं, और हमारी समाजवादी पार्टी एक के सेकंड प्रवक्ता आप- ने भी सही कहा कि अगर नहीं, आप नहीं, यूट्यूबर्स को समाजवादी पार्टी दबाएंगे, की तारीफ बाद में सोशल कर मीडिया लीजिएगा। के खिलाफ बिल लाएंगे। नहीं, 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 आप जिस ओके, तरीके के बिल प्रोफेसर ला रहे आगे हैं बोल ले। यहाँ पर, यहाँ भी जी। आप अगर दबाएंगे और संविधान को खत्म करेंगे, कहेंगे साहब ओके, नेशनल प्रोफेसर मीडिया रागी, रहेगा, प्रोफेसर रागी, सोशल प्रोफेसर मीडिया रागी, के खिलाफ ऑडियोज कानून डाउन, लाएंगे। प्रोफेसर रागी। ये हिंदू शरणार्थी और मुस्लिम शरणार्थी दोनों के अंतर समझना पड़ेगा। भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू शरणार्थियों के लिए जगह होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 54 देश है, 57 देश, वहां वो चले जाएं। न सऊदी अरब उनको रखता है, न इजिप्ट उनको रखने के लिए तैयार है, न रोहिंग्याओं को कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश भी रोहिंग्याओं के लिए रखने के लिए तैयार नहीं होता था। भारत ही जो है वो इनके लिए धर्मशाला बन गया है, और इसी धर्मशाला के कारण भारत आज वो परिणाम भुगत रहा है जो 1947 से पहले का डिबेट और डिस्कोर्स जो है भारत के अंदर आज भी फिर आकर के खड़ा हो गया। ये जरा देखिए, पूरी डेमोग्राफी जो है वो बदल दी गई है। पश्चिम बंगाल की, आसाम की डेमोग्राफी बदल दी गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल दी गई है। ये कौन है? ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट से तो है भारत में खड़े हो गए। ओके। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश जी को जी जितना जी, तबाह किया है, विवेक रिजवान भी मेरे साथ लाइन पे आ गए हैं। विवेक 30 सेकंड। जी, बड़ी क्लियर सी बात है साहब, ये एक सेकुलर कंट्री है। हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। यही फाउंडिंग फादर ऑफ द कंट्री ने बताया, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। ये कहना कि हम एक समुदाय को अलाउ करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, ये बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया यही है। हम एक सेकुलर देश है। अगर हम हिंदुओं को अलाउ करेंगे तो मुस्लिम्स को भी हमें अलाउ करना पड़ेगा। रिजवान अहमद, विवेक का ये थॉट है, लेफ्ट लीडर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हिंदू को भी अलाउ करते, हम मुस्लिम को भी अलाउ करते। अगर बांग्लादेश कोई क्रिश्चियन कंट्री होती जो हिंदू मुसलमान दोनों पर उत्पीड़न कर रही होती तो विवेक भाई हम हिंदू मुस्लिम दोनों को अलाउ करते। लेकिन बांग्लादेश में पिछले 50 साल में हिंदू 24% से 8% रह गया, मुसलमान तो 24 से 8% नहीं रह गया ना, या 80% से 40% नहीं रह गया, मुसलमान का परसेंटेज तो बढ़ा ना। तो इसका मतलब ये वो देश, हमारा देश सेकुलर है लेकिन बांग्लादेश सेकुलर नहीं है। तो क्योंकि बांग्लादेश सेकुलर नहीं है, हमें अच्छा ये बताइए, हम शेख हसीना को अपनी यहाँ क्यों आने दे रहे हैं, उनके दूसरे लीडर्स को क्यों नहीं आने दे रहे? इस मारे नहीं आने दे रहे क्योंकि शेख हसीना को वहां पर खतरा है, इस मारे हम हिंडन में उनका स्वागत कर रहे हैं ना। तो अब आप ये बताइए, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी खतरा है या नहीं है? जवाब है नहीं है। तो जैसे हमने शेख हसीना को आने दिया, हर देश में इंक्लूडिंग पाकिस्तान को आने देंगे। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं डॉक्टर रिजवान, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मुसलमान एक मोनोलिथिक वर्ड नहीं है, उसमें भी फिरके हैं, उसमें भी शिया है, उसमें भी अहमदिया है, उसमें भी बहुत सी ऐसी माइनॉरिटीज हैं जो प्रताड़ित हैं। तो क्या उनकी मदद करना गलत है? मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक अंतराल के बाद ये चर्चा इंटरेस्टिंग है, तो टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए। लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज पर टक्कर के मंडे एडिशन में बांग्लादेश को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सीएनबीसी के व्यूअर्स के लिए मैं लेके आ रहा हूं। कीप वॉचिंग व्यूअर्स, सीएनबीसी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। और बड़ी अपडेट है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश पर एक लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं इस समय आपके समक्ष मौजूद हूं। इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पहले उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश का नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं, नोबेल प्राइज विनर है और सेना का संरक्षण भी प्राप्त है इन्हें। मोहम्मद यूनुस होंगे, हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से हो सकते हैं बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। लेकिन जो चर्चा थी ब्रेक से पहले वो यही थी कि हिंदू कहां जाएगा बांग्लादेश का, और रिजवान अहमद की अपनी राय थी इस विषय के ऊपर, इसके ऊपर किदवई साहब की अपनी राय थी, विवेक की अपनी राय थी। विवेक और मेरे साथ साजिद रशीदी है। साजिद रशीदी, आपका टेक क्या है?
30 सेकंड आपके पास है। क्या आपको लगता नहीं है मूल मुल्क यही है सिखों का और हिंदुओं का? कहां जाएंगे अगर, और कहा जा रहा है 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, 1 करोड़ के आसपास लोग हैं, आपकी राय क्या है? देखो अमीश भाई, यहाँ आज ये डिबेट नहीं है कि ये मुल्क किसके लिए है किसके लिए नहीं है। आज सबसे बड़ा विषय ये है कि जहाँ घुसपैठिए अलाउ नहीं थे वहाँ आज घुसपैठिए अलाउ हो गए। जिस तरह से देश में शेख हसीना को इस्तिकबाल किया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जिन लोगों के साथ भी इनकी मित्रता अच्छी रही, उनका हश्र यही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, अरे डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है वापस आ जाए, शेख हसीना को देख लीजिए। जी जी, सुनिए, धैर्य से सुनिए। और आने वाले वक्त में अब जो चीन के प्रधानमंत्री हैं उनका हश्र क्या होगा, अब ये देखने को रह गया सिर्फ। ठीक है, 3-4 लोग जिनके एक्सपर्ट भी हो गए हैं रशीदी साहब। मुझे पता नहीं, चीन से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक आपकी एक्सपर्टीज काफी बढ़ गई है। ये देख के और जान के बहुत अच्छा लगा। ओके, रिजवान अहमद अमीश भाई, सर मेरे पास टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट है। रिजवान अहमद 30 सेकंड टाइम लिमिट। अमीश भाई, अब चलिए वो बात छोड़ते हैं कि घुसपैठिए और शरणार्थी में क्या फर्क होता है। विवेक भाई से मैं एक बात पूछता हूं। विवेक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि रिजवान भाई आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि मुसलमानों में भी बड़े फिरके हैं जहां एक दूसरे को मारा जाता है, मान लिया। लेकिन विवेक भाई, 5 साल से हम ये देख रहे हैं कि आप बार बार डिबेट्स में आके ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। तो एक जगह जहां वो असुरक्षित है वहां से निकाल कर दूसरी जगह क्यों लाना जहां पर वो पहले से असुरक्षित है, यानी भारत में असुरक्षित है। आप मुसलमान को यहां क्यों लाके मरवाना चाहते हैं? विवेक जी, नहीं, हम यहाँ, हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही, मुसलमान असुरक्षित है ऐसा कहा गया। बहुत से ओपोजिशन लीडर्स ने कहा। जिस तरीके के बिल आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल आने जा रहा है, सोशल मीडिया का बिल आने जा रहा है, तो फिर सीए एनआरसी आप देख चुके हैं, बिल्कुल है। लेकिन हम अपने सुनिए ना सर, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो बचाएंगे ना। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक बराबर है। अरे 1 करोड़ हिंदू को मरवा रहे हैं के लिए कह रहे हैं, यहाँ मुसलमान को लाके बुलवा के क्यों मरवा रहे हैं? हम रक्षा के लिए बैठे हैं ना, इस देश का अपोजिशन बैठा है ना। अरे भाजपा मारेगी ना, जिसकी मर्जी जो मर्जी मंशा हो। किदवई साहब, देखिए अमीश जी, अभी हाँ, या आई विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड्स। अभी यहाँ पर संगीत रागी जी बैठे हुए थे, वो चले गए हैं, लेकिन संगीत रागी जी के बहुत अच्छे दोस्त रिजवान भाई और को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है उन तक भी पहुंच जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। रिजवान भाई, इसका मतलब यह होता है कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। इसी डिबेट में बैठ करके संगीत रागी जो है वो हिंदू मुसलमान करके चले गए। समय यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन खबर यह समाप्त नहीं हो रही। शेख हसीना के बेटे ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि अब वो राजनीति में नहीं लौटेंगी शेख हसीना, और वो बहुत आहत हैं जो उनके साथ हुआ है। उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत मेहनत करी है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। कि द्वई साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। गुड नाइट, नमस्कार।